तो अब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान एटीपी सिंथेसाइज होती है वो कैसे होती है, क्या प्रोसीजर होता है उसमें। तो इसके लिए एक थ्योरी दी गई, एक हाइपोथेसिस दी गई है जिसको हम लोग बोलते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो इस हाइपोथेसिस से हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो हम जानते हैं कि जैसा कि रेस्पायरेशन में और फोटोसिंथेसिस में दोनों में एटीपी की जो सिंथेसिस होती है वो होती है, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलपमेंट होता है, एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस में प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है, उसकी वजह से होते हैं। तो उसी चीज़ को हम देखेंगे कि यहाँ पे वो कौन सी मेम्ब्रेन है और क्या होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये एक थैलाक्वाइड है। थैलाक्वाइड जैसा हमने बताया था कि जो क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम होता है उसमें ढेर सारे क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम लोग थैलाक्वाइड बोलते हैं, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। और ये एक थैलाक्वाइड है, वो जो एक क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर है उसको अगर हम देखें तो वो इस तरह से होता है। तो इसमें ये इसकी मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है और ये इसका ल्यूमेन है, ठीक है। तो इस थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट डेवलप है, जो ग्रेडियंट का मतलब जो डिफरेंस है, उसकी वजह से एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो इसी चीज़ को हम लोग देखेंगे कि ये प्रोसेस कैसे होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग अब डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला कि हम जानते हैं कि यहाँ पे जो भी रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो उसमें होता क्या है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वाटर की फोटोलिसिस हो रही है। तो फोटोलिसिस की वाटर होने की वजह से क्या होगा, आप जानते हैं कि वाटर की फोटोलिसिस जब होती है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन जनरेट होता है उससे, और ये जो प्रोटॉन जनरेट होता है ये एक्यूमुलेट हो जाता है इस थैलाक्वाइड के ल्यूमेन के अंदर। आप यहाँ देख रहे हैं ये थैलाक्वाइड का ल्यूमेन है, इसके अंदर वाटर स्प्लिटिंग हो रही है। ये स्प्लिटिंग क्या होती है, पीएस सिस्टम सेकेंड में आपने इसको पढ़ा था कि लाइट के प्रेजेंस में वाटर की फोटोलिसिस होती है और फोटोलिसिस होकर के क्या बनता है, ऑक्सीजन और प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन जिसको आप कह सकते हैं। तो फोटोलिसिस होने की वजह से क्या होता है, इस ल्यूमेन के अंदर धीरे धीरे हाइड्रोजन आयन एक्यूमुलेट होने लगते हैं। यानी कि इधर का जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है इस ल्यूमेन के अंदर का, ये बाहर के प्रोटॉन ग्रेडियंट के रिस्पेक्ट में, स्ट्रोमा के प्रोटॉन ग्रेडियंट के रिस्पेक्ट में इधर का प्रोटॉन ग्रेडियंट ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। ये थैलाक्वाइड के बाहर स्ट्रोमा है, ये पूरा आपका एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। इसमें बहुत सारे एक के ऊपर एक आप जानते हैं कि थैलाक्वाइड होते हैं। इसी थैलाक्वाइड के स्टैक को हम लोग ग्रेनम बोलते हैं। तो यहाँ पे अब क्या होगा, इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस इधर की तरफ, बाहर की तरफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। तो अब उससे क्या होगा, अभी हम देखते हैं इसके बारे में डिटेल में कि इसका क्या इफेक्ट होता है। तो जैसा कि हमने देखा था जेड स्कीम के अंदर कि जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो इस तरह से होता है, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकेंड है, फिर प्लास्टोक्विनोन है, साइटोक्रोम B6 है, फिर प्लास्टोसाइनिन है, फिर P700 है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। आपने जेड स्कीम में भी इस चीज़ को देखा था। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन का मूवमेंट होता है वो इस तरह से होता है, बाहर से अंदर की तरफ। तो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो प्राइमरी एक्सेप्टर है यहाँ पे वो तो आउटर मेम्ब्रेन पे है, और आउटर मेम्ब्रेन पे होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। लेकिन इसके बाद जो एक्सेप्टर हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ना होके हाइड्रोजन एक्सेप्टर हैं, हाइड्रोजन कैरियर हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन कैरियर होने की वजह से होता क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन को तो रिसीव करते ही हैं, साथ साथ बाहर से हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन को भी रिसीव करते हैं। और फिर वो उसके बाद जो अगला मॉलिक्यूल है वो इनर साइड पे, आप यहाँ देख रहे हैं प्लास्टोसाइनिन अंदर की तरफ है। तो जब ये मूवमेंट आगे की तरफ होता है इलेक्ट्रॉन का, तो वो जो हाइड्रोजन आयन है वो अंदर को आ जाते हैं। यानी एक ये गेटवे की तरह काम करता है यहाँ पे हाइड्रोजन आयन के लिए, कि इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इधर इस तरफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इधर कम है, और इस प्रोसेस की वजह से वो हाइड्रोजन अंदर को आ जा रहा है। क्योंकि इसमें जो शुरुआती जितने भी वो हैं वो बाहर की तरफ हैं, बाद वाले अंदर की तरफ हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ऐसे होता है तो हाइड्रोजन आयन का ट्रांसफर अंदर की तरफ हो जाता है। तो इस तरह से एक हाइड्रोजन आयन के गेटवे की तरह काम करता है ये पूरा प्रोसेस। तो हमने बताया कि यहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर है वो तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, लेकिन बाद वाले जो एक्सेप्टर हैं वो कैसे हैं, वो हाइड्रोजन कैरियर हैं, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन को कैरी करने के साथ साथ हाइड्रोजन का भी, प्रोटॉन का भी उसमें आपका एंट्री कराते हैं अंदर की तरफ। तो कुल मिला के होता क्या है कि इससे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन
अंदर की तरफ ल्यूमेन के अंदर बढ़ जाता है। तो दो चीज आप यहाँ पे क्लियर हो जाइए, एक तो हाइड्रोजन जो मूव हो रहा है वाटर के स्प्लिटिंग की वजह से हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, दूसरा इस रिएक्शन की वजह से, जो लाइट रिएक्शन आपने पढ़ा था, जेड स्कीम पढ़ा था, उसके फॉरवर्ड होने की वजह से, उसमें इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से हाइड्रोजन आयन अंदर की तरफ, आप यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन आयन इससे जुड़ रहा है प्लास्टोक्विनोन से, और यहाँ पे ये आपका PqH2 बना रहा है। फिर क्या हो रहा है, ये जब वापस से प्लास्टोक्विनोन में चल रहा है तो हाइड्रोजन आयन को अंदर रिलीज कर देता है। तो ये पूरा रिएक्शन आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको और क्लियर हो जाएगी स्थिति। यहाँ पे देखिए PQ है और ये हाइड्रोजन आयन से मिलकर के PqH2 बनाया, फिर ये H2 को रिलीज कर दिया अंदर की तरफ, वापस से PQ में चेंज हो गया। तो ये एक डायरेक्ट प्रोसेस आपको यहाँ पे दिख रहा है, और इसमें इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, हाइड्रोजन आयन इधर चला गया, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर आगे इसमें आ गया, फिर यहाँ से इसमें आ गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अंदर की तरफ है, ये भी थोड़ा सा अंदर की तरफ ही होता है। तो अंदर की तरफ होने से क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन आयन है इनके अंदर आने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, और फिर ये लास्ट में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ये बाहर P700 पे ट्रांसफर कर देता है, जो कि बाहर फिर यहाँ पे फेरोडॉक्सिन होता है। फेरोडॉक्सिन से फिर ये हाइड्रोजन, यहाँ पे तो आपका देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, और इस पे बाहर से इसमें हाइड्रोजन आयन भी आ जाते हैं। ये स्ट्रोमा में जो हाइड्रोजन आयन होंगे उनको ये कैप्चर करेगा और NADPH बना देगा। तो तीन चीजें आप यहाँ पे देखिए ध्यान से। एक पहली चीज वाटर की स्प्लिटिंग हुई, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ गया। दूसरी चीज इस रिएक्शन की वजह से जो इसके थैलाकोइड मेम्ब्रेन की वॉल में हो रहा है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन में हो रहा है, इसकी वजह से हाइड्रोजन आयन को पैथवे मिल गया, पैसेज मिल गया अंदर आने का। थर्ड रिएक्शन क्या है कि यहाँ पे ये जो लास्ट स्टेप में आपने देखा था कि NADP से NADPH बन जाता है, तो वो रिएक्शन यहाँ होता है। तो ये अंदर से तो हाइड्रोजन नहीं लेगा, लेकिन जो यहाँ स्ट्रोमा में चारों तरफ हाइड्रोजन आयन मौजूद है उनको ये ऐड कर लेता है। तो इन तीनों प्रोसीजर से होता क्या है कि बाहर की तरफ स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन लो हो जाता है, अंदर की तरफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अप हो जाता है, हाई हो जाता है। तो हाई होने की वजह से क्या होगा, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा। प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होने से ये प्रोटॉन जो है कोशिश करेंगे बाहर जाने की, लेकिन ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन इनके लिए इम्परमेबल होती है। इसकी वजह से यहाँ पे एक चैनल होगा, इस चैनल के थ्रू आप ये पास करेंगे ATP सिंथेटेज, ये चैनल की तरह है। जब इस चैनल से पास करेंगे तो इसकी एनर्जी को ये, इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को ये कंज्यूम कर लेगा, यूज करेगा किसमें, ATP के जनरेशन में। आप इस रिएक्शन को देखिए, यहाँ पे ATP जनरेट हो रहा है ADP से, ADP प्लस फास्फेट ग्रुप इक्वल टू ATP। और एनर्जी कहाँ से मिल रही है इसको, इस प्रोसेस के लिए, ये जो ग्रेडियंट है। तो यहाँ पे एक मौजूद है मॉलिक्यूल ATP सिंथेटेज, इसके प्रेजेंस में ये सारी प्रोसीजर होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से ATP की सिंथेसिस हो रही है।